I had left New Delhi for the Himalayas. I was going as far as Bareilly by train and then by car to Ranikhet, an old British Army hill station located on a 6,000-foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. The train was slow and it stopped at all the way stations. At every station, I swung open the door of my compartment and walked the platform. तो चलिए अब मैं इसका हिंदी बता देता हूँ। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैं हिमालय के लिए नई दिल्ली से चल पड़ा। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत। और एज फार एज मतलब जहाँ तक संभव हो सका मैं बरेली तक ट्रेन से गया और उसके बाद कार से रानीखेत। रानीखेत के बारे में बता रहा है। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन ए 6,000-फुट रिज अपोजिट 120 माइल स्टेज ऑफ स्नो कैपेड हिमालयाज। तो वही कर रहा है। रानीखेत जो था एक पुराना ब्रिटिश अंग्रेज़ों के समय का एक मिलिट्री हिल स्टेशन था। मतलब कि जो जैसे मिलिट्री में फ़ौज में जिसका प्रयोग किया जा सके, वहाँ पे फ़ौज ने अपना स्टेशन बना रखा था, तो इसलिए मिलिट्री हिल स्टेशन था। लोकेटेड ऑन ए 6,000 फुट, जो समुद्र तल से 6,000 फुट की ऊंचाई पर थी। रीज अपोजिट 120 माइल स्टेज ऑफ स्नो कैपेड हिमालयाज, और जो हिमालय से बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों से जो कि 120 मील लंबी थी, उसके ठीक सामने था। द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन धीमे धीमे चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और यह रास्ते में आने वाले सभी स्टेशनों पर, सभी जो स्टेशन आते थे उस पर रुकती आती थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, और हर स्टेशन पे मैं तुरंत अपने कंपार्टमेंट, अपने मतलब रेल के डिब्बे का जो दरवाज़ा है उसको खोल देता था। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलता था। मतलब यह लेखक के मतलब प्रकृति थी कि वह भारत के बारे में बहुत से ज़्यादा जानना चाहता था। The platforms were packed with people: Sikh, Muslim, Hindus, soldiers, merchants, price porters, beggars, hawkers. Almost everyone was barefoot and dressed in loose white garments. I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. We would talk world affairs and every major topic the news of the day produced. In this way, I was trying to get a feel of the pulse of the nation, checking opinion against official attitudes and reports. The platform were packed with people: Sikh, Muslim, Hindus, soldiers, merchants, priced porters, beggars, hawkers. इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लेटफॉर्म था वो लोगों से भरे हुए थे। उसमें सिख, पंजाबी लोग, मुसलमान, हिंदू, सिपाही, सौदागर, प्राइस्ट मतलब होता है पुजारी, पोर्टर मतलब होता है कुली, और बेगर्स मतलब होता है भिखमंगे, हाकर्स मतलब होता है फेरी वाले। मतलब आप स्टेशन पे इन सभी प्रकार के लोगों को देख सकते हैं। उसी प्रकार राइटर ने भी अपनी यात्रा के दौरान इन सब लोगों को इंडियन प्लेटफॉर्म पे देखा। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट, और लगभग प्रत्येक लोग नंगे पाँव थे और उन्होंने सफ़ेद रंग का ढीले ढाले कपड़े पहने थे। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जैसे पुराने समय पे जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय लोगों का जो पहनावा था वो पहनावा ऐसा था कि लोग चप्पल आदि नहीं पहना करते थे और वो सफ़ेद रंग के ढीले ढाले कपड़े को ही पहनना पसंद करते हैं। वही चीज़ राइटर ने नोटिस किया कि सभी लोग नंगे पाँव थे, और लगभग सभी लोग नंगे पाँव थे और अधिकांश लोग सफ़ेद रंग के ढीले ढाले कपड़े पहने थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपुल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। तो लेखक कहता है कि मैं कम से कम 3 लोगों से बात करता था, तब जाके मुझे कोई एक ऐसा व्यक्ति मिलता था जो इंग्लिश बोल सकता था। यानी कि इंग्लिश बोलने वाले लोग भी उस समय काफ़ी कम थे, और 3 में कोई एक मतलब कभी टूटा फूटा इंग्लिश बोल सकता था, और उससे राइटर बात किया करता था। वी वुड वॉक वर्ल्ड अफेयर एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस। राइटर किन पे बात किया करता था? वो कहता था कि वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर, हम संसार की समस्याओं के बारे में बात करते थे। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और सभी महत्वपूर्ण टॉपिक विषयों पर मैं बात किया करता था। द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस, जिसका समाचार उस दिन मतलब उत्पन्न हुआ हो, यानी उस दिन का जो समाचार है उस पर हम महत्वपूर्ण तथ्यों पर, महत्वपूर्ण विषयों पर हम बात किया करते थे। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इस प्रकार मैं
आई वॉज ट्राइंग मतलब मैं प्रयास कर रहा था टू गेट फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन होता है राष्ट्र की नाड़ी को पकड़ना, मतलब किसी देश की नाड़ी को पकड़ना। तो इस प्रकार मैं प्रयास कर रहा था कि मैं इस देश यानी कि भारत का नाड़ी पकड़ने का प्रयास कर रहा था कि आखिर उसकी अंतरात्मा कैसी है, ठीक है, यानी कि उसके बारे में सब कुछ जानने का प्रयास कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, और उससे जो कुछ भी मुझे निष्कर्ष मिलता था उनके रायों को मैं चेक करता था सरकारी दृष्टिकोण और सूचनाओं के आधार पे, ठीक है। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल एरियाज। दिस was the plain of Upper Ganga River, 1,000 feet above sea level but tropical. The Ganga was brown silt swollen with flood waters. Its overflow inundating thousands of acres of rice. To the north were jungles, great expanses of grass higher than man's head and unbroken except for an occasional clump of trees, the home of tigers, elephant, python, and cobras. Everywhere else there was a flat land running to the horizon, but dotted here and there by the sacred banana trees or by the rows of paca trees shaped like elms and having thick twisted trunks. Hot, humid air was moving in from the southwest. Monkeys, some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath swung off trees at the stations looking for the food. The village we passed had walls made of mud mixed with water and cow dung. Their peaked roof were thatched. A bundle of grass tied to a bamboo pole stretched across the raptor. That day, pumpkin vines that grew over them were in bloom, trailing streaks of yellow over draped walls. तीसरे पैराग्राफ का हिंदी कुछ इस प्रकार है। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियंस एग्रीकल्चर एरियाज। इसका मतलब हुआ यह कि ट्रेन जिस रास्ते से गुजर रहा था, ठीक है, जिस रास्ते से गुजर रहा था वह वन ऑफ द रिचेस्ट मतलब कि वह सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमियों में से, भारत के जो कृषि क्षेत्र था उसमें सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो था उनमें से एक था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। यह गंगा नदी का ऊपरी मैदानी भाग था। 1,000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल। यह समुद्र तल से 1,000 फीट की ऊंचाई भी था, लेकिन बट ट्रॉपिकल में होता है उष्णकटिबंधीय यानी कि गर्म था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट सोलन विथ फ्लड वाटर, इट्स ओवरफ्लो इन अनडेटिंग थाउजेंड ऑफ एकड़ ऑफ राइस। गंगा नदी जो थी वो ब्राउन मतलब भूरी या मटमैली थी। सिल्ट सोलन और ये तलछट, सिल्ट मतलब होता है रेत तलछट, और सोलन मतलब होता है उपनाई हुई। विथ फ्लड वाटर मतलब ये बाढ़ के पानी के साथ ये फूली हुई थी, उपनाई हुई थी। इसका मतलब ये था कि गंगा नदी उस समय बाढ़ के पानी के साथ था। इट्स ओवरफ्लो इन अनडेटिंग थाउजेंड ऑफ एकड़ ऑफ राइस। इसका मतलब ये हुआ है कि उसकी जो बहाव था, ओवरफ्लो उसका जो बहाव था, सैलाब था। इन अनडेटिंग मतलब होता है वो मतलब पूरे जल प्लोवित किया था, मतलब जल से भरा हुआ था। थाउजेंड ऑफ एकड़ ऑफ राइस मतलब कि हज़ारों एकड़ जो चावल का जो खेती था उसको वो डुबोए हुए था। टू द नॉर्थ वर जंगल्स। अब उत्तर की तरफ राइटर ने नज़र लगाया तो उसने देखा कि उत्तर की तरफ क्या है, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन अ मैंस हेड, कि मनुष्य के सिर से भी ऊंची घास के बड़े बड़े फैलाव थे। एंड अनब्रोकन, और ऐसा लग रहा था उनको कभी भी काटा नहीं गया था, वो लगातार सब जगह देखे जा सकते थे। एक्सेप्ट फॉर एन ऑकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री, लेकिन कहीं कहीं पर, ठीक है, छुटपुट रूप से, ऑकेजनल होता है छुटपुट यदा कदा, क्लम्प ऑफ ट्री, क्लम्प ऑफ वृक्षों का समूह था। द होम ऑफ टाइगर, उसमें मतलब उस जगह मतलब उत्तर की तरफ, द होम ऑफ टाइगर, चीता रहते थे, एलिफेंट्स हाथी रहते थे, पाइथन अजगर रहते थे, एंड कोबरास और काले और जहरीले सांप रहते थे। यानी कि जैसे जंगल में ये सब चीज़ें सामान्य था, ये सब चीज़ें इन सब लोगों का वहाँ पे निवास स्थान हो सकता था। एवरीवेयर एल्स देयर वाज ए फ्लैट लैंड रनिंग टू द होरिजन। और राइटर ने यह नोटिस किया कि लगभग सभी जगह, ठीक है, देयर वाज ए फ्लैट लैंड मतलब एक समतल भूमि था, रनिंग टू द होरिजन जो क्षितिज तक फैली हुई थी। क्षितिज होरिजन मतलब वह स्थान होता है जहाँ आसमान और धरती का मिलन होता है। तो यानी कि जहाँ से हम दूर दूर तक, मेरी आँख की दृष्टि जहाँ तक जाती है उसको होरिजन बोलते हैं। तो राइटर ने कहा कि उस होरिजन तक पूरा समतल भूमि देखे जा सकते थे। बट डाटेड हेयर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनान ट्रीज ऑफ द रोज ऑफ पाका ट्रीज।
लेकिन कहीं कहीं डॉटेड मतलब कहीं कहीं चिन्हित थे, हेयर एंड देयर मतलब कहीं कहीं चिन्हित थे या धब्बेदार थे, धब्बेदार या चिन्हित होता है थे बाय द सेक्रेड बनाइन ट्री, मतलब कि वह पवित्र बरगद के पेड़ों से कहीं कहीं पर हमको चिन्ह देखने को मिल सकता है, धब्बा देखने को मिल सकता है। या और बाई द रोज ऑफ पाकड़ ट्री, या पाकड़ वृक्षों का समूह, मतलब उनकी जो कतारें थी वो कहीं कहीं देखी जा सकती थी। शेप्ड लाइक एल्म एम्स एंड हैविंग ठीक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और उनका जो आकार था वह एम्स के बीच की तरह था, और उस वह हैविंग ठीक ट्विस्टेड ट्रंक, और उसका जो तना था वो ठीक मोटा था और ट्विस्टेड में ऐठा हुआ था। हार्ट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, और हार्ट में होता है गर्म, और ह्यूमिड में होता है नमी युक्त, तो गर्म और नमी युक्त हवा जो थी वाज मूविंग इन द फॉर्म ऑफ द साउथ वेस्ट, वो दक्षिण पश्चिम से बह रही थी। मंकीज सम ऑफ देम mothers with babies clinging to them and riding underneath swung of trees at the station looking for food। तो इसमें कह रहा है, अब बंदरों की बात करता है कि सम ऑफ देम, उसमें से कुछ देम मदर मतलब उसमें कुछ ऐसी बंदरियां थी जो फीमेल मतलब मंकीज थे, ऐसी बंदरियां थी वो विथ बेबीज, वो अपने बच्चों के साथ थी, क्लिंगिंग टू द देम, और वह अपने साथ क्लिंगिंग टू देम उनको चिपकाए हुए थी, एंड राइडिंग अंडरनीथ, और उनको नीचे की ओर बैठाकर, अंडरनीथ मतलब पेट के नीचे, अंडरनीथ मतलब पेट के नीचे सवार करते हुए, स्वंग ऑफ झूल झूल कर, ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड मतलब वृक्षों से झूल झूल कर वो स्टेशन पर चली जाती थी, लुकिंग फॉर फूड मतलब भोजन की तलाश में, वो मतलब झूल झूल कर वो जो बंदरिया थी अपने बच्चों के साथ स्टेशन पर चली आया करती थी। द विलेज वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विथ वाटर एंड काउ डंक, जिस गांव से हम गुजर रहे थे उसकी जो दीवारें थी वह कीचड़ से सनी हुई थी, जिस कीचड़ में जैसे कीचड़ में क्या था कि पानी और काउ डंग मतलब गाय का गोबर, इनसे बना के उन पर पोता गया था, जैसा कि गांव में देख सकते हो। देयर पिक्ड रूफ वर डैचेड बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बो पोल्स स्टेज अक्रॉस द रैप्टर, तो उनके करा देयर पिक्ड रूफ, और उन मकानों का जो छतें थी, जो सबसे ऊंची ऊंची जो छत थी वह डैचेड बंडल्स, वो घास की मतलब घास के बंडल मतलब घास के कट्टा से बना हुआ खपड़ाइल था, ठीक है। टाइड टू बम्बो, जिसे बांस बम्बो पोल्स, जिसे बांस के बल्लियों पर बांधा गया था, स्टेज अक्रॉस द रैप्टर, और जो मतलब उस छत के एक सिरे से दूसरे सिरे पर बांधी गई थी। डैट डे पम्पकिन, पम्पकिन मतलब कद्दू होता है, पम्पकिन वाइन्स डैट ग्रीव ओवर देम वर इन ब्लूम, उन दिनों क्या था कि कद्दू की जो लताएं थी वो फली फूली हुई थी, और वर इन ब्लूम और बिल्कुल हरी भरी दिखाई दे रही थी। ट्रेलिंग स्टिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रेप वॉल्स, और ट्रेलिंग स्टिक्स और उनकी जो धारियाँ थी, ठीक है, पीले रंग की जो धारियाँ थी, ओवर ड्रेप वॉल्स वो पूरे दीवार पे फैली हुई थी, वो ट्रेल में होता है लटकी हुई नहीं, लगी हुई थी, ठीक है। At one station, my routine of talking to the people was interrupted. As soon as I alighted, a group of young children gathered around me. They were selling baskets, hand woven reed baskets with simple designs and patterns. They held the basket high, shouting words I did not know, but conveying unmistakably their desire. इस पैराग्राफ में अब लेखक आगे के बारे में बताता है कि एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विथ पीपुल वाज इंटरप्टेड, कह रहा है एक ऐसा स्टेशन भी आया जहाँ पे मेरा लोगों से बात करने का जो सिलसिला था वाज इंटरप्टेड, वह बाधित हो गया क्योंकि बता रहा है एज सुन एज आई एलाइटेड अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गेटर्ड अराउंड मी, कि जैसे ही मैं उस स्टेशन पर उतरा तो यंग चिल्ड्रेन में छोटे छोटे बच्चों का एक समूह जो है गेटर्ड अराउंड मी मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गए। दे वर सेलिंग बास्केट हैंड वूवन रीड बास्केट विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न्स, तो वे सब क्या करते हैं, वो सब बास्केट टोकरियाँ बेच रहे थे, हैंड वूवन मतलब हाथ से बुनी हुई, रीड बास्केट, रीड मतलब होता है सरकंडा, जिसे कच्चा कच्चे धागे की बास्केट थी, विथ सिंपल डिजाइन, उसमें सामान्य डिजाइन थे, सामान्य नमूने थे, एंड पैटर्न्स, और उसका जो पैटर्न्स था तौर तरीका था वो भी एकदम सिंपल था। दे हेल्ड
द बास्केट हाई shouting words I did not know but conveying unmistakably their desire। कह रहा है कि दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे मतलब टोकरियों को ऊंचा उठाकर साउटिंग वर्ड्स, कुछ शब्द चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था कि वे क्या कर रहे हैं। बट कन्वेइंग, लेकिन ऐसा प्रकट हो रहा था। अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, कि जो उनकी जो इच्छाएं हैं, डिजायर उनकी इच्छाएं मतलब कि बास्केट टोकरी को बेचना, वो अनमिस्टेकेबली, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, वह एकदम साफ़ सुथरी और अच्छी है। तो इस प्रकार से वो अपने सामानों की तारीफ करके वह और लोगों को अपने बास्केट को बेचना चाहते थे। वही लोग राइटर को चारों से घेर लिए। These were refugee children when partition between India and Pakistan was decreed. Hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residences. 9 million people left Pakistan and came to India, driven by the fear of religious fanaticism. They were poor people to start with. They were poorer as they began their long trek, for all they could carry was a bit of food and a few belongings. Soon they were out of food. A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell। इस पैराग्राफ में लेखक कहता है दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये सभी बच्चे जो थे वो शरणार्थी थे। शरणार्थी, अभी इसके बारे में बताते हैं। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स एंड चेंज देयर रेजिडेंसेस। तो वही कह रहा है कि इनके बारे में बता रहा है शरणार्थी कौन थे। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ, या डिक्रीट में होता है घोषणा किया गया, भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा का घोषणा किया गया। हंड्रेड ऑफ थाउजेंड में होता है लाखों लोग, ठीक है, लाखों। हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल मतलब लाखों लोग पुल्ड अप मतलब निकाल दिए गए या भगा दिए गए। देयर रूट्स मतलब उनके रूट्स, जहाँ उनका जन्म हुआ था, यानी कि उनके मातृभूमि से। एंड चेंज देयर रेजिडेंसेस, और इससे उनको अपना निवास स्थान को बदलना पड़ा। 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया, ड्राइवन बाई द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिसिज्म। तो कह रहा है 9 मिलियन मतलब 9 लाख लोग लेफ्ट पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ दिया। एंड केम टू इंडिया, और वे भारत चले आए। ड्राइवन बाई द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिज्म मतलब होता है धार्मिक कट्टरता के भय के वजह से वे पाकिस्तान को छोड़कर भारत में आ गए। क्योंकि अगर वो पाकिस्तान में रहते तो उनको मार डाला गया होता, या ठीक है, या उनका काफ़ी शोषण किया जाता। तो उसकी वजह से वे डर गए और वे अपना धर्म भी परिवर्तन नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे पाकिस्तान को छोड़कर भारत में चले आए। दे वर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विथ, जब वे पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे तो वे लोग बहुत गरीब थे। दे वर पुअरर एज दे बिगेन टू देयर लॉन्ग ट्रेक, और जब उन्होंने अपनी लंबी यात्रा को आरंभ किया तो पहले से ज़्यादा गरीब हो गए, क्योंकि उनका कमाई तो था नहीं कुछ। तो यात्रा के दौरान उनके सारे वस्तुएं जो होती है धीरे धीरे खर्च होती गई, इसलिए वो और ज़्यादा गरीब हो गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज अ बीट ऑफ फूड एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, क्योंकि वे अपने साथ बहुत ही कम भोजन ला पाए थे और बहुत ही थोड़ा सामान, फ्यू बिलोंगिंग में थोड़ा सा सामान ले आ पाए थे। सुन दे वर आउट ऑफ फूड, बहुत जल्द ऐसा हुआ कि उनके भोजन समाप्त हो गए। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड दे बिगेन टू फॉल by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell। तो वही कह रहा है सुन बहुत ही जल्द उनके भोजन समाप्त हो गए। अ फ्यू डेज आफ्टर, और उसके कुछ दिनों के पश्चात, दे स्टार्टेड जब वो चले थे उसके कुछ दिनों के पश्चात ही दे बिगेन टू फॉल बाई द वे साइड ऑफ द वीकनेस ऑफ हंगर। तो वह मतलब भूख की कमजोरी के कारण, मतलब भूख की कमजोरी के कारण उनको भोजन नहीं मिला था, तो भूख की कमजोरी के कारण वे रास्ते में एक एक करके गिरना आरंभ कर दिए। एंड डाइड वेयर दे फेल, और वे इतने ज़्यादा, ठीक है, मतलब क्षीण हो चुके थे, उनका शरीर इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था कि जहाँ वे गिरते थे वहाँ पे ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। इस वजह बहुत सारे लोग रास्ते में ही मर गए। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। दे और their parents or relatives had gathered in the cities, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in the markets already overcrowded.
They lived in cloth and grass sheds that lined the streets. The peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not exist on an average $100 a year. The average unskilled laborer makes 30 cents a day or less than $2 a week. There's a one meal a day, an onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of goat cheese, no tea, no coffee, no fat, no sweets, no meat. $100 a year is not $2 a week. Yet even that small amount is hard to earn by selling basket to people too poor to buy them. That is no doubt is the reason these little children's descendants on me like locust. I, an American, was doubtless the most promising market they had seen. The children selling basket were sons and daughters of these refugees. ठीक है, द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दी रिफ्यूजीज़, मतलब कि जो बच्चे जो टोकरियाँ बेच रहे थे वह इन्हीं शरणार्थियों के लड़के और लड़कियाँ थे. दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव हैड गेदर इन द सिटीज़, मतलब वे या उनके माता पिता या उनके सगे संबंधी हैड गेदर इन द सिटी, शहरों में इकट्ठा हो गए थे. सेटिंग अप स्टॉल्स, और उन्होंने दुकान लगा लिया था. मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और वे सामान्य वस्तुओं का निर्माण करना शुरू कर दिए. ट्राइंग टू मेक अ लिविंग ऑफ इन द मार्केट ऑलरेडी ओवरक्राउडेड, और वह एक ऐसे बाजार में अपनी जीविका चलाने का प्रयास कर रहे थे जो ऑलरेडी ओवरक्राउडेड, जो पहले से ही भीड़ से भरी हुई थी. यानी कि जैसे अगर एक ही स्थान पे एक ही प्रकार की वस्तु सभी बेचने लगे तो निश्चित है उस वस्तु का जो डिमांड होगा कम हो जाएगा. तो ऐसा ही उनके साथ हुआ कि वे जो चीज़ बनाते थे वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे वो सब चीज़ें मिलती थी, इसलिए उनके वस्तुओं का खपत जो होता था बहुत कम होता था. यही कारण था कि वे जगह जगह जाकर उनको बेचा करते थे. और कुछ लोग जैसे स्टेशन पर चले आए थे तो स्टेशन पर चले आए थे तो वो अपने वस्तुओं को बेच रहे थे. अब आगे बताते हैं. दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स डेट लाइन द स्ट्रीट्स. दे लिव्ड इन क्लॉथ, मतलब वे क्लॉथ मतलब कपड़ों के बने हुए या एंड ग्रास सेट, और घास के छप्पर वाला मतलब तंबुओं में रहा करते थे. डेट लाइन इन द स्ट्रीट, जिनकी पंक्तियां जो है गलियों में लगी हुई थी. मतलब गली में आप मतलब इनको बंजारों के रूप में देख सकते हैं कि बंजारे के रूप में गलियों में ये अपने तंबू लगाकर रहते थे. द पीजेंट एमंग दीज रिफ्यूजीज़, और जो किसान मतलब इन्हीं शरणार्थियों में जो किसान थे, मतलब कुछ लोग किसान भी खेती वाला कार्य भी करते थे. हैड बीन एकोस्टमेट टू लिटिल ऑल देयर लाइफ्स, मतलब एकोस्टमेट मतलब होता है आदि हो जाना. तो हैड बीन एकोस्टमेट टू लिटिल ऑल देयर लाइफ्स फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज $100 a ईयर. तो ये लोग जो किसान लोग थे इन शरणार्थियों के बीच में वो अपने छोटी सी जीविका के ही आदी हो गए थे, क्योंकि एक एनुअल इनकम ऑफ एग्रीकल्चर फैमिली, क्योंकि किसान मतलब किसान परिवार का जो वार्षिक आमदनी था डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज, वह मतलब कि एक साल में $100 से भी ज़्यादा नहीं हो सकता था. मतलब कि एक साल में कम से कम $100 या उससे कम ही वो कमा पाते थे. द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 cents अ डे और लेस देन $2 a वीक. और जो एवरेज जो औसत अनस्किल्ड मतलब अकुशल, मतलब जिनके अंदर कोई योग्यता नहीं थी, लेबर थे, मेक्स 30 cents अ डे, वे एक दिन में 30 सेंट का कमाई करते थे. और लेस देन $2 a वीक, या सप्ताह में $2 से ज़्यादा नहीं कमाते थे. देयर ये वन मील अ डे, और वह दिन में केवल एक बार ही भोजन करते थे. उनके भोजन में होता था एन ऑनियन मतलब एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड एक रोटी का टुकड़ा, अ बाउल ऑफ पल्स एक कटोरी दाल, विथ मिल्क मतलब दूध के साथ, परहाप्स अ बीट ऑफ गोट चीज़, और शायद कभी कभी मतलब बकरी के दूध का बना हुआ पनीर का वो सेवन करते थे. नो टी, न ही वो कभी चाय पीते थे. नो कॉफ़ी, न ही कभी वो कॉफ़ी पीते थे. नो फैट, न ही कोई वो चिकनाई युक्त वस्तुओं का मतलब सेवन करते थे. नो स्वीट्स, न ही वो मिठाइयाँ खाते थे. नो मीट, और न ही वो मांस मछली इत्यादि खाया करते थे.
$100 अ ईयर इज़ नॉट $2 अ वीक। क्योंकि जो अगर कोई परिवार एक साल में $100 कमाता है तो वो एक सप्ताह में $2 भी से भी कम कमाता होगा। एट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाई सेलिंग बास्केट टू पीपुल टू पुअर टू बाई देम। और ये उनके लिए और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है मतलब इतना पैसा कमाना, ठीक है, टोकरियों को केवल बेचकर, कि क्योंकि वे उनको खरीदने के लिए मतलब ये टोकरियों को बेचकर जो पैसा मिलता है उससे वो और ज़्यादा टोकरियों को खरीद नहीं पाते थे। वो एक टोकरी बेचते थे तो एक ही टोकरी खरीद पाते थे, उतना ही पैसा उनको मतलब मिलता था, तो इसलिए उनका व्यवसाय बढ़ नहीं पा रहा था। दैट नो डाउट इज द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंडेंट ऑन मी लाइक लोकस्ट। और इसमें कोई संदेह नहीं था कि यही कारण था कि ये जो छोटे बच्चे थे वो मेरे मतलब मुझ पर एक टिड्डियों की तरह मुझे चारों तरफ से टूट पड़े थे। जैसे कोई टिड्डी होता है, ठीक है, टिड्डी जैसे देखे होंगे कि एक ही जगह वो टूट पड़ते हैं, तो उसी प्रकार टिड्डी की भांति मतलब टिड्डियों के मतलब उसने संज्ञा दिया, क्योंकि टिड्डियों की तरह उसको पूरी तरह से घेर लिए थे, मतलब किसको, राइटर को। आई एन अमेरिकन वाज डाउटलेस। तो इसमें संदेह नहीं था कि मैं एक अमेरिकन था, अमेरिका से आया हुआ मतलब विदेशी था। द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन। और मैं उनके लिए बहुत ही भरोसेमंद, मोस्ट प्रॉमिसिंग बहुत ही भरोसेमंद मार्केट मतलब बाज़ार था जिसे उन्होंने देखा, यानी कि वे जानते थे कि मैं कुछ ना कुछ उनसे अवश्य खरीदूंगा। यही कारण था कि वे सबको छोड़कर मुझे घेर लिए थे। I bought one teeny basket for a few annas, another fruit basket for a bit more, a beautiful waste paper basket for a rupees, a lovely sewing basket for a rupees, a few fans for an anna or two apiece. My arms were filled and I had not spent 50 cents. The children passed in, shouting their wares. I was prisoner, completely surrounded, unable to move. The most diligent, aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me. She had a lovely basket with handle and she wanted a rupee and a half for it, or about 30 cents. She was an earnest pleader. There were tears in her eyes. She pleaded and begged in tones that would wring any heart. आई बाट वन टीनी बास्केट फॉर अ फ्यू अनास। अब राइटर बताता है कि मैं इनका वस्तु मतलब ये जो शरणार्थी बच्चे थे उस शरणार्थी बच्चों का मतलब जो बास्केट टोकरियाँ बेच रहे थे उसको मैंने कैसे खरीदा। तो उसने कहा आई बाट वन टीनी बास्केट फॉर अ फ्यू अनास। मैंने कुछ ही आनों का एक छोटा सा टोकरी खरीदा। एनेदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बीट मोर, और उससे कुछ ज़्यादा पैसे का मतलब एक मतलब फ्रूट बास्केट मतलब फलों को रखने का एक टोकरी खरीदा। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपी, और ₹1 का मैंने रद्दी कागज़ को रखने के लिए एक सुंदर सा टोकरी खरीदा। अ लवली स्विंग बास्केट फॉर अ रुपी, और ₹1 का सिलाई का सामान रखने की मैंने बास्केट टोकरी खरीदा। अ फ्यू फैंस फॉर एन आना और आर टू अ पीस, और मैंने कुछ पंखे एक आना या 2 आने की दर से मैंने पंखों को खरीदा, पंखा हाथ हाथ में चलाने वाला हैंड फैन। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरे जो आर्म्स मतलब मेरे हाथ जो थे वो भर गए थे, मतलब मेरे मेरे हाथ में मैंने हर जगह कुछ ना कुछ मैंने ले रखा था। एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट, और मैंने अभी तक 50 मतलब 50 सेंट्स को भी नहीं खर्चा किया, और मैंने बहुत सारी वस्तुओं को मैंने परचेस कर लिया, खरीद लिया। द चिल्ड्रेन पास्ट इन शाउटिंग देयर वेयर्स, बच्चे जो वहाँ से गुजर रहे थे वे अपने माल या सामान का बारे में चिल्ला रहे थे, उनको मतलब बार बार बेचने के लिए अपील कर रहे थे। आई वॉज ए प्रिजनर कम्प्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव, मैं एक कैदी की तरह था और कम्प्लीटली सराउंडेड, अब पूरी तरह से मैं घिरा हुआ था, जैसे मैं कोई कैदी हूँ और मुझे चारों से उन्होंने घेर रखा था। अनेबल टू मूव, और इतना टाइटली घेर रखा था कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, और उसमें कहा है द मोस्ट डिलीजेंट, और जो उसमें सबसे मेहनती परिश्रमी एग्रेसिव आक्रमणकारी वेंडर विक्रेता थी, वह एक ब्यूटीफुल एक लड़की जो 9 साल की थी मेरे ठीक सामने खड़ी थी। सी हैड अ लवली बास्केट विथ हैंडल, उसने मतलब एक प्यारा सा टोकरी को हाथ से पकड़ रखा था, उसका हैंडल अपने हाथ से पकड़ रखा था। एंड सी वांटेड अ रुपी एंड अ हाफ फॉर इट, आर अबाउट 30 सेंट्स, और वह इस टोकरी का ₹1 या आधा मतलब 50 पैसे
या 50 पैसा या लगभग 30 सेंट्स या 30 सेंट्स की वह आशा करती थी कि उसको मिल जाएगा। शी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, और वह लगन से अपने पक्ष रखने वाली एक लड़की थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसके आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हार्ट, उसने इस प्रकार से वकालत की, प्लीडेड मतलब होता है वकालत की, मतलब अपने सामान की पैरवी की, एंड बेग्ड विनती की, इन टोन्स मतलब इस आवाज़ में की, वुड रिंग एनी हार्ट जो किसी भी हृदय को द्रवित कर सकता था, यानी किसी भी हृदय को वो जीत सकता था, मतलब उसके जो वस्तुओं को बेचने का जो तरीका था वो सबसे अलग था। My arms were full, I had no room, let alone any need for another basket. Balancing my basket and fans on my left arm, I reached into my right coat pocket and got a handful of change, perhaps 50 cents in all, which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me. I tried to explain that I could not buy the basket but extended the gratuity as a substitute. I realized at once what offense I had given the child of 9, dressed in rags and on the edge of starvation, raised her chin, reached into the basket, and with all the pride and graciousness of a lady, handed the money back to me. There was only one thing I could do. I bought the basket. She wiped her eyes, smiled, and dashed down the platform, headed for some grass hut that would have at least 30 cents that night. My arms were my arms were full. मेरे हाथ वर फुल वो भर गए थे, मतलब मैंने पर्याप्त मात्रा में टोकरियाँ, फैन, ये सब इत्यादि वस्तुएं मैंने खरीद लिया था। आई हैड नो रूम लेट एलॉन्ग एनी नीड फॉर एनेडर बास्केट, उसने कहा नो रूम मतलब मेरे पास कोई जगह नहीं था। यहाँ रूम मतलब कमरा नहीं है, यहाँ रूम मतलब होता है स्थान। तो मेरे पास कोई जगह नहीं था, कोई स्थान नहीं था जहाँ पे मैं और चीज़ खरीद सकता था। लेट एलॉन्ग एनी नीड, और इसके अलावा मुझे अन्य चीज़ की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। फॉर एनेडर बास्केट, मुझे अन्य टोकरी की कोई आवश्यकता भी नहीं था। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, परहैप्स 50 cents in all, which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me. तो वही कह रहा है कि बैलेंसिंग माई बास्केट मतलब अपने टोकरियों को मैं व्यवस्थित करते हुए, संतुलित करते हुए, एंड फैंस और मतलब टोकरियों और पंखों को संतुलित करते हुए, ऑन माई लेफ्ट आर्म मतलब कि अपने बाएं हाथों में उसको संतुलित करते हुए, आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैं अपने दाहिने कोट के पॉकेट में पहुंचा, एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, और मैंने मुट्ठी भर चेंज मतलब फुटकर पैसे निकाले। परहैप्स 15 सेंट्स, वो लगभग कुल मिला के 15 सेंट्स रहे होंगे इन ऑल, मतलब टोटल वो 15 सेंट्स रहे होंगे। विच आई डिपोजिटेड इन द बास्केट, जिसे मैंने उस टोकरी में रख दिए थे। डैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्रोरिंगली बिफोर मी, जिसे वह लड़की विनम्रतापूर्वक, विनयपूर्वक लेकर मेरे सामने खड़ी थी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन डैट, और मैंने उसे यह समझाने का प्रयास किया। आई कुड नॉट बाई द बास्केट बट एक्सटेंडेड द ग्रेच्युटी एज ए सब्स्टिट्यूट, तो मैंने उससे ये समझाने का प्रयास किया कि मैं टोकरी तो नहीं खरीद सकता, लेकिन बट एक्सटेंडेड द ग्रेच्युटी, लेकिन उपहार स्वरूप या दान स्वरूप मैं उसके स्थान पर मैं तुमको यह पैसे दे रहा हूँ। आई रियलाइज एट वंस वाट ऑफेंस आई हैड गिवन, लेकिन मुझे तुरंत यह बात का बोध हो गया कि जैसे मैंने कुछ अपराध कर दिया हो। दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रेग्स एंड ऑन द एज ऑफ starvation, raised her chin, reached into the basket, and with all the pride and graciousness of a lady, handed the money back to me. और तो उसी समय मुझे पता चला कि शायद मैंने कुछ अपराध कर दिया है, क्योंकि यह लड़की जो 9 साल की थी, ड्रेस्ड इन रेग्स, जिसके कपड़े फटे हुए थे, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और जो भुखमरी के किनारे थी। रेज्ड हर चिन, उसने अपने चिन मतलब उसका जो सिर झुका था, उसने अपने चिन मतलब थोड़ी उसको उठाया। रीच इनटू द बास्केट, टोकरी के पास पहुंची, एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ लेडी, और किसी औरत के पूरी गरिमा और शान के साथ। हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने मेरे पैसे मुझको वापस कर दिए।
देयर वाज ओनली वन थिंग आई कुड डू। अब वहाँ पे अब केवल एक ही चीज़ हो सकता था जिसे मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी को खरीद लिया। शी वाइप्ड हर आइस, स्माइल एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म। जब मैंने उसकी टोकरी खरीद लिया तो उसने अपने आंखों के आंसू पोंछे, स्माइल मुस्कुराई, एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म से नीचे चली गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट। और वह इस एक्सपेक्टेशन के साथ, इस आशा के साथ वहाँ से चली गई, मतलब अपने घास के बने हुए तंबू में, कि कम से कम उस रात के लिए उसके पास 30 सेंट्स तो हैं। आई टोल्ड this story to Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. I told him that uh, I told him it was one reason I had fallen in love with India. मैंने यह कहानी उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनको मैंने बताया, और मैंने उनको ये भी बताया कि यही कारण है कि मुझे भारत में आकर बहुत अच्छा लगा और मैं यहाँ पे लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। I told this story to Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. I told him it was one reason I had fallen in love with India. The people I saw in India, those in the village as well as those in high office, have both pride and lively sense of decency and citizenship. They also have a passion for independence. This beautiful child, born in squalor and poverty, uneducated in both grammar and manner, had given me a glimpse of the one soul of India. The people I saw in India, those in village as well as those in high office, have both pride and lively sense of decency and citizenship. इसका अर्थ ये हुआ कि जिन लोगों को मैंने भारत में देखा था, दोज इन विलेजेस, गाँव में देखा था, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, या बड़े कार्यालयों में, बड़े ऑफिसों में मैंने देखा था, हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। वे सभी लोग मतलब वे दोनों के पास हैव मतलब एंड अ लिवली सेंस, मतलब उनके अंदर जीवित भाव थे, ऑफ डिसेंसी मतलब ये सज्जन व्यक्ति थे, डिसेंसी मतलब अच्छाइयों का उनके अंदर जीवित भाव था, एंड सिटीजनशिप और वे अच्छे नागरिक थे। दे आल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, और उनके अंदर भी स्वतंत्रता के प्रति एक पैशन था, एक जुनून था, एक प्रबल इच्छा थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्कॉलर and poverty, uneducated in both grammar and manner, had given me a glimpse of the warm soul of India. यह छोटी सी लड़की, ठीक है, द ब्यूटीफुल चाइल्ड, छोटी सुंदर सी लड़की जो थी, बॉर्न इन स्क्वालर, जो गंदगी में पली हुई थी, एंड पुअर्टी, गंदगी और गरीबी में पली हुई थी, अनएजुकेटेड, शिक्षित भी नहीं थी, इन बोथ ग्रामर मैनर, न तो वो पढ़ाई लिखाई से शिक्षित थी और न इसको तौर तरीके आते थे, सलीका आता था। हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ द वन सोल ऑफ इंडिया, लेकिन उसने मुझे भारत के एक महान आत्मा का झलक दिया, यानी कि उसके अंदर मैंने भारत के एक ऐसे व्यक्ति का झलक पाया जिसके कारण भारत एक महान देश के रूप में जाना जाता है। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे अंत में यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रिय बनाइए। यदि आपको मेरे चैनल में कुछ कमियां दिखती हों तो उस कमियों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों, अगली बार मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।